हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे भाई, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जिसमें हमारी ये क्लास चल रही है, ये करंट अफेयर्स की पहली क्लास है। और लगातार आपकी करंट अफेयर्स की किताब क्लास जो है रहेगी। आपको इसमें ध्यान देना है। ये आपके सभी एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स और प्लस स्ट्रेटेजी के आपको इसमें रहने वाला है। जिसमें 10 क्वेश्चन प्रति डे आपको, प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स के, और 5 क्वेश्चन आपको स्ट्रेटेजी के मिलने वाले हैं। तो सभी जो है इस क्लास को शेयर करना, और हमारा जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करना, और वीडियो में कमेंट करना कि आपको कैसी ये क्लास लगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स का, राष्ट्रीय गैर लाभकारी दिवस के हिसाब से। प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय गैर लाभकारी दिवस कब मनाया गया? तो इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 15 अगस्त, बी 16 अगस्त, सी 17 अगस्त और डी 18 अगस्त। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 17 अगस्त। आपका इसमें राइट आंसर 17 अगस्त हो जाएगा। यह दिवस हर साल 17 अगस्त को दुनिया भर में गैर लाभकारी संगठनों, एनजीओएस और उनके समाज सेवा के कार्यों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ये आपको याद रख लेना है। अभी हाल ही में अक्टूबर में यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा होने वाली है। आपकी जो पैट की परीक्षा होने वाली है, उसमें करंट अफेयर्स के आपके 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जिसमें 100 नंबर का आपका प्रश्न आता है। 100 में से आपके 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलते हैं। तो आपको इसी क्लास में से आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसमें, और स्ट्रेटेजी के मैं आपको कराऊंगा, उसमें भी से भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का न्यूक्लियर पावर लक्ष्य भारत ने भारत ने किस वर्ष तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया? ऑप्शन ए है आपका 2030 तक, ऑप्शन बी है आपका 2035 तक, ऑप्शन सी है 2045 तक, ऑप्शन डी है 2047 तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2047। भारत सरकार ने देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा। ये आपको याद रख लेना है। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2026 में पहली वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? ये आपको याद रख लेना है। वर्ष 2026 में वर्ष 2026 में पहली वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? पहला ऑप्शन है आपका पेरिस, बी बुडापेस्ट, सी टोक्यो, डी लंदन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आप बुडापेस्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। विश्व एथलेटिक्स द्वारा घोषित इस नई वैश्विक चैंपियनशिप मेजबानी 2026 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित होगी। ये आपको इसमें ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एचबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ये है, आप ध्यान देंगे। एसबीआई, जो हमारी एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिसर्च के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही, यानी कि जो पहली तिमाही आपकी 3 माह की, भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन ए आपका 7.5%, ऑप्शन बी 7.8%, ऑप्शन सी 8.8% और ऑप्शन डी आपका 8.2%। तो सही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई की आर्थिक अनुसंधान टीम ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के लिए आर्थिक विकास दर
आर्थिक विकास दर जो है 8% रहने का अनुमान जताया है। ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी जीडीपी से क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में। इस बात को आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमना अपना, हाल ही में किस देश के पूर्वी इलाके हाइफेंस के जंगल में भीषण आग लगी? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, बी बेल्जियम, सी जर्मनी और डी स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा, बेल्जियम। बेल्जियम के पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक प्रसिद्ध प्राकृतिक रिजर्व हाइफेंस के जंगलों में हाल ही में बड़े पैमाने पर आग लगने की घटना हुई है। ये चीज आपको याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है आपका इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी वियतनाम और डी सिंगापुर। तो आपका जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। इंडोनेशिया में हाल ही में 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, यानी कि भारत के स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन बाद ही 2 दिन बाद ही इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये चीज आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री यू रोंगजी का 97वें वर्ष की आयु में निधन हुआ? भाई देखो, निधन वाले जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निधन वाले जो जो हमारे इंपॉर्टेंट है, जो मुख्य हैं, उनके निधन जो है आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। तो आपको जो है ना निधन ये याद करके जाने हैं, ठीक है। जो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी चीन और डी वियतनाम। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जू रोंगजी ने 1998 से 2003 तक चीन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था और देश के आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये आपको याद रखना है। जू रोंगजी जो है ये चीन के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। इस चीज को आप याद रख लेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, किसने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका हिकारू नाकामुरा, ऑप्शन बी आपका डी गुगेश, सी है प्रज्ञानंद, डी है मैग्नस कार्लसन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। जो आपका मैग्नस कार्लसन है, इसने जो है दूसरी बार स्पोर्ट वर्ल्ड कप खिताब जीता। दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी, ये याद रखना, दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने अपनी बादशाहत कायम रखते हुए लगातार दूसरी बार स्पोर्ट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। ये बात आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? विकल्प ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है नई दिल्ली, सी हैदराबाद और डी है बेंगलुरु। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF की इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू करने की घोषणा की है हाल ही में? तो भाई ऑप्शन ए है आपका बिहार, इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी है आपका इसमें ओडिशा है, और भाई ऑप्शन सी में है आपका पश्चिम बंगाल है, जो आपका सही उत्तर होने वाला है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए इस केंद्रीय योजना को कड़ाई से लागू करने की घोषणा की है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब आप मुझको बताएंगे कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो आपकी योजना थी, सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सॉरी। चलिए, अब आपके जो है स्टैटिक जीके के जो प्रश्न है वो शुरू हो रहे हैं। ये चीज आपको याद रख लेनी। स्टैटिक जीके के आपके 5 प्रश्न हैं, ये आपको याद रखना है। इसी क्लास में आपको 5 प्रश्न डेली स्टैटिक जीके के मिलेंगे और 5 प्रश्न के साथ साथ बिल्कुल इसका सॉल्यूशन वगैरह जितने भी आपके ऑप्शन है सभी को इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। चलिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा हमारा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल से रहेगा, यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रहेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सॉरी, भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, जिसे वर्ष 2023, इस चीज को याद रखना, जिसे वर्ष 2023 और 42वां, ये चीज आपको याद रखनी है, 2023 में इस सूची में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका धोलावीरा गुजरात, रामप्पा मंदिर तेलंगाना, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक में जो है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये कर्नाटक के बेलूर, हेलेबीडु और सोमनाथपुरा में स्थित होयसल मंदिरों को भारत के 42वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, जबकि 41वां स्थल आपका पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन है। ये चीज आपको याद रख लेनी है। अब शांति निकेतन की हम बात करते हैं। शांति निकेतन जो है 2023 में शामिल किया गया था। अगर हम शांति निकेतन की बात करते हैं, शांति निकेतन की हम बात करते हैं तो शांति निकेतन की जो स्थापना हुई थी 1901 में, इसकी स्थापना हुई थी। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में आपकी की गई थी। चलिए, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे ये जो है होयसल के पवित्र मंदिर जो है, ये जो है ये 3 मंदिरों का एक समूह है। यह 3 मंदिरों का एक समूह है, 3 मंदिर का एक समूह है। इसमें हमारा पहला हो जाएगा चन्नकेशव मंदिर। पहला हो जाएगा हमारा चन्नकेशव मंदिर। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है और ये भगवान विष्णु से संबंधित है, यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित है। ये चीज आपको याद रख लेनी है। और दूसरा जो मंदिर है हमारा वो है दूसरा जो मंदिर है हमारा वह है होयसलेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। दूसरा मंदिर हमारा कौन सा है, होयसलेश्वर सलेश्वर, ये आपका दूसरा मंदिर होने वाला है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और तीसरा जो मंदिर है भाई आपका, तीसरा मंदिर है आपका केशव मंदिर, जो भगवान विष्णु को ही समर्पित है। ये चीज आपको याद रख लेनी है। ठीक है जी, ये चीज आपको याद रख लेनी है। अब बात करते हैं हम यूनेस्को की। जब बात कर रहे हैं यूनेस्को के प्रश्न की तो बात करते हैं यूनेस्को की स्थापना की। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी यूनेस्को की स्थापना, यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 16 नवंबर 1945 को हमारी यूनेस्को की स्थापना की गई थी। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका पेरिस में आपका है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है जी, आपको ये चीजें इसमें याद रख लेनी है। अब हम बात करते हैं इसमें जो हमारे यूनेस्को में कुल स्थल है, यूनेस्को में जो हमारे कुल स्थल है, कुल स्थल 45 हैं, जो कि 45वां जो अभी हाल ही में जो आपका सारनाथ का है, सारनाथ का जो आपका यूपी, यानी कि सारनाथ में जो यूपी में बौद्ध स्थल है, उत्तर प्रदेश में आपका यानी कि बौद्ध स्थल है आपका। मैं इस पे ही लिख रहा हूं भाई,
ठीक है, आप इसको ही लिख लेंगे, इस पे लिख रहे, आपको अच्छे से चमक रहा होगा, मैं अच्छा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ तो आपको अच्छे से चमक रहा होगा। जो सारनाथ का 45वां है, यूपी में बौद्ध स्थल है, ये आपका 45वां है। और मुझे आप बताएंगे कि जो पहला यूनेस्को स्थल था, जो पहला यूनेस्को स्थल था, पहला पहला वो था आपका आगरा का किला। आगरा का, आगरा, आगरा, आगरा का किला, जो कि 1983 में आपका 1983 में यूनेस्को में शामिल हुआ था, और ये उत्तर प्रदेश में आपका है। इस चीज को आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रामसर साइट से, भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला ऑप्शन है आपका चिल्का झील ओडिशा, दूसरा सुंदरबन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल, तीसरा है बेम्बाड कोल आर्द्रभूमि केरल, चौथा है आपका रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। सुंदरबन आर्द्रभूमि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, जो लगभग 4230 वर्ग किलोमीटर 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। हिमाचल प्रदेश की रेणुका आर्द्रभूमि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। ये चीजें भी आपको याद रख लेनी है। अब आप मुझको बताएंगे कि भारत में जो कुल रामसर साइट है वो कितनी है? तो वो है आपकी कुल रामसर साइट है वो है 101। 101 जो 101 भी रामसर साइट है वो है आपकी अरुणाचल प्रदेश की गिलो, गिलो, ये चीज आपको याद रख लेनी है। गिलो आपकी 101 भी है, हम इसको गिलाब झील भी कहते हैं। इसे अगस्त में घोषित किया गया था, इसे अगस्त में घोषित किया गया था। ये चीज भी आपको याद रख लेनी है, पूछा जाता है, वही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका स्थान जो रहेगा, इसका स्थान जो रहेगा मेरे भाई वो रहेगा कामलंग, जो आपका कामलंग टाइगर रिजर्व है, यानी कि कामलंग अरुणाचल प्रदेश में कामलंग टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व है आपका। टाइगर रिजर्व जो है आपका कामलंग लोहिता जिला भाई, लोहिता, लोहिता, लोहिता जिला, ये आपको याद रख लेना है। लोहिता जिला में आपको याद रख लेना है। और एक बात सबसे बड़ी बात है, ये जो आपकी ये जो है ना आपकी जो सुंदरबन है, जो आपकी ये सुंदरबन है, ये पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी है। और जो 101 भी मैंने अभी आपको बताई थी, ये जो 101 भी मैंने आपको बताई थी, इसमें आपको क्या करना है, ये जो 101 भी है ना, जो आपकी गिलो है, ये याद रखना, ये सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। ये सबसे बड़े मीठे पानी की झील भी है। हाँ, सबसे बड़े नहीं, ये है जो है मीठे पानी की झील है, ये याद रखना, यह है मीठे पानी की झील है, यह मीठे पानी की झील है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो भाई बुल्लर झील है। ये चीज आपको याद रख लेनी है। अब बात करेंगे, जब 101 बार आपसे बता दिया कि गिलो है, तो अब आप बताएंगे कि जो सोबा है, जो सोबा है, सोबा रामसर साइड कौन सा है? तो सोबा है भाई वो आपका जयप्रकाश, जयप्रकाश आपका सोबा है, सोबा है। जयप्रकाश नारायण पक्षी जो कि शोभा है, ये उत्तर प्रदेश का सूरतताल यानी कि बलिया जिले में उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेनी है। अब बात करते हैं हम भाई चिल्का झील की। देखो चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील की हम बात करते हैं। थोड़ा सा हमारा ये जो है बोर्ड दिक्कत कर रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं भाई हम चिल्का झील की। चिल्का झील हमारे ओडिशा में है, चिल्का झील हमारे ओडिशा जिले में है, ओडिशा राज्य में है। यह जो झील है, ये भारत की खारे पानी की झील है। ठीक है, सुंदरबन ये सबसे बड़ी झील है भारत की, ये आपको याद रख लेनी है। बेम्बाड केरल की जो झील है, ये सबसे लंबी झील है, ये आपको याद रख लेना। और रेणुका जो है, ये भारत की सबसे छोटी रामसर साइट भी कहलाती है। इस चीज को आप याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य से है भाई क्वेश्चन ये। ठीक है, प्रश्न है तीसरा, सत्रिया
किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, जिसे वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य दर्जा दिया गया, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। तो भाई आपका ऑप्शन जो है इसमें सी आपका सही हो जाएगा, सी इसमें सही हो जाएगा। सत्रीय नृत्य असम का एक वैश्य मत से प्रेरित शास्त्रीय नृत्य है। इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में महान संत और समाज सुधारक महापुरुष श्रीमत शंकर देव ने की थी। महापुरुष श्रीमत शंकर देव ने की थी। ठीक है जी। हम इसकी बात करते हैं खोज की, तो खोज इसकी लगभग भाई मेरे 500 वर्ष, खोज इसकी लगभग 500 वर्ष पूर्व आपकी इसकी खोज हुई थी। ये चीज आपको याद रख लेनी है, 500 वर्ष पूर्व इसकी खोज लगभग हुई थी। और इसमें जो करता है यानी कि जो इसमें ये नाटक करते हैं, जो पुरुष रहेंगे हमारे, पुरुष को कहेंगे हम भांगी, 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 और जो हमारी महिला रहेंगी उसको कहेंगे हम सीमांगी। ये आपको चीज याद रख लेनी है, सीमांगी हम उनको कहने वाले हैं। ठीक है जी। इसमें एक चीज और है, इसमें बोर गीत का प्रयोग होता है भाई, इसमें बोर गीत का प्रयोग प्रयोग होता है, इसमें बोर गीत का प्रयोग आपका होता है। ये चीज आपको याद रख लेनी है। अब बात करते हैं जो हमारा मणिपुर है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मणिपुर जो है हमारा, मणिपुर में जो हमारा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि मणिपुरी, ये चीज आपको याद रखनी है। मणिपुरी, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य इसका होता है। केरल के भाई दो होते हैं, देखो केरल के दो होते हैं, ये चीज आपको याद रख लेनी है। केरल, केरल के आपके दो होते हैं। पहला होता है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, अट्टम, मोहिनीअट्टम, और एक और होता है, एक और होता है, आप बताएंगे इसको, जो मोहिनीअट्टम होता है आपका, और एक और होता है, इसको आप बताएंगे। केरल के दो होते हैं, एक होता है मोहिनीअट्टम और एक और होता है, उसको आप बताएंगे। ठीक है। असम का मैंने आपको बता दिया, आंध्र प्रदेश का बताएंगे। आंध्र प्रदेश का कौन सा होता है? आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का बताओ। आंध्र प्रदेश का होता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। ठीक है। केरल का दूसरा मैं बताता हूँ, देखो केरल, केरल का आपने तो नहीं बताया, मैं बताता हूँ केरल का। केरल का होता है दूसरा कथकली, कथकली आपका दूसरा होता है। देखो कथकली और कथक में अंतर है, क्योंकि कथकली जो है वो केरल का है, और जो आपका कथक है, जो आपका कथक है, जो आपका कथक है, ये कथक है, ये आपका उत्तर प्रदेश का, यानी कि उत्तर भारत का भी रहने वाला है। ये चीज आपको इसमें याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी की आत्मकथा है। यह मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए आपका अंग्रेजी है, ऑप्शन बी गुजराती है, ऑप्शन सी हिंदी है, और ऑप्शन डी मराठी है। तो आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, गुजराती। गांधी जी ने अपनी यह प्रसिद्ध आत्मकथा मूल रूप से अपनी मातृभाषा गुजराती में लिखी थी, जिसका बाद में महादेव देसाई द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ये चीज भी आपको याद रख लेनी है। ठीक है। महादेव देसाई के द्वारा अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया था। ठीक है जी। ये चीज आपको इसमें याद रख लेनी है। देखो अगर हम बात करते हैं गांधी जी की अन्य पुस्तकों के बारे में, ठीक है, गांधी जी की अन्य पुस्तकों के बारे में बात करते, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी जी की। जैसे एक पुस्तक का नाम है माई लाइफ, माई लाइफ, माई माई मैसेज, मैसेज। ठीक है, ये आप लिख लेंगे, माई लाइफ माई मैसेज। और एक पुस्तक और है आपकी, एक पुस्तक और है आपकी, वो है आपकी हिंद स्वराज, हिंद, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, यानी कि इंडियन होम रूल,
इंडियन इंडियन होम रूल। ठीक है जी, ये आपको याद रख लेना है। गांधी जी की हम अन्य पुस्तक के बारे में बात करते हैं तो जैसे एक पुस्तक और है आपकी गांधी जी की, एक पुस्तक और है, उसका नाम है स्वास्थ्य कुंजी, यानी कि सुभाषित की सुभाषित की कुंजी गांधी जी की अन्य पुस्तक होने वाली है। ठीक है जी। बताओ बच्चों, एक पुस्तक बताओ जो हमारी न्यू पुस्तक का नाम देना, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया कॉमन बिल, कॉमन बिल, न्यू इंडिया कॉमन बिल, कॉमन बिल। मैं ले को यहां लिख देता हूं। बताओ बिल, न्यू इंडिया कॉमन बिल आपकी जो पुस्तक है ये किस लेखक ने लिखी, किस किस प्रसिद्ध व्यक्ति की ये पुस्तक है, न्यू इंडिया कॉमन बिल पुस्तक। मैं आपको कहता हूं ये जो पुस्तक है न्यू इंडिया कॉमन बिल, ये आपकी रहने वाली है एनी बेसेंट की, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट की पुस्तक है। एक पुस्तक और बताएंगे, जब हम पुस्तक की बात कर रहे थे एक पुस्तक आप और बताएंगे, इंडियन बीन्स फ्रीडम, इंडियन इंडियन बीन्स, इंडियन बीन्स फ्रीडम, फ्रीडम, इंडियन बीन्स फ्रीडम। बताएंगे ये पुस्तक आपकी किसकी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। देखो इस पुस्तक से कोई छेड़छाड़ नहीं, ये पेपर में आपके एग्जाम में आती ही आती है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं हमारे अबुल कलाम आजाद, यानी कि हमारे अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद जी। अबुल कलाम आजाद जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो जो कांग्रेस के जो कांग्रेस के हमारे सबसे लंबे समय तक भी अध्यक्ष रहे, यानी कि सबसे कम उम्र के हमारे ये जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के ये रहे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित हमारा क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो हमारा जो भारत रत्न से संबंधित है क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले देश के पहले वैज्ञानिक और एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक क्षेत्र से कौन थे। तो भाई उसका उत्तर आप सबसे अच्छा लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है जी, डॉक्टर सीवी रमन। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भारत रत्न जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत कहेंगे आप 2 जनवरी, 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। अब बात करते हैं 1954 में किन किन व्यक्तियों को मिला। 1954 में टोटल 4 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिला था, टोटल 4 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिला था। ये चीजें आपको इसमें याद रख लेनी है। जिसमें आपका सीवी रमन हो गया, जिसमें आपका सीवी रमन साहब हो गए, और दूसरे हैं आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है जी, सर्वपल्ली राधा कृष्ण कृष्ण। ठीक है, ये बात आपको इसमें याद रख लेनी है। जो आपके ये वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति भी आपके रह चुके थे, ये आपके उपराष्ट्रपति थे जब इनको सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न पुरस्कार मिला था 1954 में। ठीक है, 2 आपके हो चुके हैं। तीसरा है आपका सी राजगोपालचारी साहब, सी सी राज गोपाल गोपालचारी, सी राजगोपालचारी। ठीक है, इनको भी आपका 1954 में ही भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आपके एक और रह गए, इसको आप बताएंगे। इनका नाम है डॉक्टर, इनका नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। ये आपको याद रख लेना है, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन।
जो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है जी। एक बार बताएंगे सभी प्यारे बच्चे कि आपको ये जो क्लास है ये कैसी लगी। ठीक है जी। मैं इसकी एक बार बता देता हूँ कि वर्ष 1954 में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, 2 जनवरी को, 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की शुरुआत हुई, तब यह पुरस्कार पाने वाले 3 व्यक्तियों में से डॉक्टर सीवी रमन भी शामिल हुए थे। डॉक्टर सीवी रमन भी शामिल हुए थे। उन्हें 1930 में, उन्हें यह याद रखना, उन्हें 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये चीज आपको याद रख लेनी है। अच्छा ये बताओ कि जो नोबेल पुरस्कार था अर्थशास्त्र के लिए सबसे पहले भारत में किसको मिला था? 1913 में वो मिला था, और वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। और रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है जी। देखो यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब आप मुझको बताएंगे कि भैया क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, यानी कि सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, लाइक करेंगे, और भैया कमेंट में आप बताएंगे कि आपको वीडियो ये कैसी लगी। ठीक है। ये आपकी पहली क्लास है। आपको डेली इसी तरीके से आपको जो है डेली 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 आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी, जिसमें आपको स्ट्रेटेजी के इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि पैट के लिए भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।